हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर सेकंड सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में सूक्ष्मजीव की परिभाषा और कैटेगरीज और उनके हमारे लिए उपयोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक हैं। तो हमें ये तो पता ही है कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए रोग फैलाते हैं, हमारे रोगों का कारण बनते हैं। जैसे कि आजकल की स्थिति में वायरस कोरोना वायरस ने कोविड-19 रोग फैलाकर सभी को अपने बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। तो इसी प्रकार अन्य सूक्ष्मजीव भी हैं जो बहुत पुराने समय से ही हमारे साथ हैं और हमें नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं और जो सूक्ष्मजीव रोग फैलाते हैं उन्हें कहा जाता है रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्मजीव। और ये सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु और पौधे सभी में रोग उत्पन्न करते हैं और यहाँ तक कि हमारे भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं। मौसम बदलते ही, जैसे कि नमी अधिक हो, इनके लिए अनुकूल तापमान हो, ये सभी सूक्ष्म जीव उसमें और अधिक एक्टिव हो जाते हैं, जल्दी से अपनी गुणन करके संख्या बढ़ा लेते हैं और हमारे लिए हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। तो सभी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, जो कि हमारे लिए रोग फैलाते हैं, रोग का कारक बनते हैं, उन्हें हम रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। अब बात यह है कि ये सूक्ष्म जीव जो रोग कारक हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। तो सूक्ष्म जीव आपको पहले भी बताया था कि कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, वायु, मृदा, यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी आ जाते हैं और हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कैसे जाते हैं, उसके लिए वो या तो हमारे शरीर में विभिन्न माध्यम हैं जिनसे कि संपर्क में आते ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं या संक्रमित जंतु के संपर्क में आ जाएं। संक्रमित का मतलब जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीव पहले से है और उस व्यक्ति को या तो रोग के लक्षण नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि उसमें रोग के लक्षण ना नज़र आएं, उसका प्रतिरक्षी तंत्र स्ट्रांग है या अभी वो सूक्ष्म जीव उसके अंदर वृद्धि कर रहा है, लेकिन वो उस सूक्ष्म जीव का कैरियर है कि सूक्ष्म जीव उस एक व्यक्ति के अंदर हैं और उस व्यक्ति से पर्यावरण में जाते हैं। तो पर्यावरण में कहाँ कहाँ जा सकते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव? वायु, जल और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं में। तो सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, मतलब स्वस्थ व्यक्ति तक, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। ऐसे बहुत से रोग हैं जो इन्हीं एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक बहुत जल्दी फैलते हैं। ऐसे रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है, जिन्हें हम आम भाषा में इन्फेक्शियस डिजीजेस या इन्फेक्शंस भी कहते हैं। वे सभी संचरणीय रोग, जिनमें हम मुख्य रूप से हमारा जिन संचरणीय रोगों से सामना होता रहता है नॉर्मली, उनके उदाहरण हैं हैज़ा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। तो ये सभी संचरणीय रोग हैं और इन सभी के सूक्ष्म जीव कैसे फैलते हैं? वायु, जल, भोजन या संक्रमित व्यक्ति के कायिक संपर्क के साथ, उसके इस्तेमाल की गई वस्तुओं के साथ। कैसे? अब थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक जुकाम से पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ ही रोग कारक जीवाणु वायु में आ जाते हैं। जो ये सामान्य जुकाम है, ये वायरस या विषाणु के कारण ही होता है। तो उस व्यक्ति के छींकते ही वायरस वायु में आ गया और जब स्वस्थ व्यक्ति उसी वायु में सांस ले रहा है तो वो उसके शरीर में वायु के द्वारा ही प्रवेश कर जाते हैं और इसी प्रकार उस व्यक्ति को कुछ ही समय में रोगी बना देते हैं। तो हो गया कि वायु से कैसे फैलते हैं। इसी प्रकार अब बात आती है कि हम इन संचरणीय रोगों को फैलने से रोक कैसे सकते हैं। तो सामान्य सी बात है कि छींकते समय अपना मुंह और नाक दोनों ही हमें ढक कर रखने चाहिए और ढकने के लिए हमें रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी हाथ से मुंह को नहीं ढकना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि आपके पास रुमाल नहीं है, आप हाथ
से मुंह को और नाक को ढक रहे हैं तो हाथ को तुरंत धोना चाहिए साबुन से। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ से मुंह को ढक लिया छींकते समय, सभी सूक्ष्म जीव हाथ में आ गए, दिखाई तो वो हमें देंगे नहीं क्योंकि सूक्ष्म जीव हैं, और आप उसी हाथ से अपनी बुक के पेजेस टर्न कर रहे हैं या किसी अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं, या आप बिना हाथ धोए भोजन खा रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी उसे अपनी पेंसिल शेयर कर रहे हैं, पेन शेयर कर रहे हैं, तो वो सूक्ष्म जीव ऐसे ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चले जाते हैं। तो सबसे सेफ तरीका है कि छींकते समय अपने नाक और मुंह को आप रुमाल से ढकें, और अगर कभी कहीं गलती से आप हाथ से ढकते हैं तो हाथ को तुरंत साबुन और जल से धोएं। हमें खुद इन चीज़ों के प्रति सावधानियां बरतनी चाहिए, तभी संचरणीय रोगों का प्रसार रोका जा सकता है। अब ये तो हुआ एक तरीका जिसमें कि सूक्ष्म जीव वायु द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। दूसरा तरीका है कि ऐसे बहुत से कीट और जंतु हैं जो इन रोग कारक सूक्ष्म जीवों के वाहक हैं। वाहक मतलब कि वो सूक्ष्म जीवों को एक संक्रमित से दूसरे स्वस्थ तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे पोस्टमैन काम करता है ना, पोस्ट ऑफिस से लेटर लेकर दूसरे घर तक पहुंचाने की, उसके सही स्थान तक पहुंचाने की, तो वो पोस्टमैन सिर्फ वाहक का काम कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कीट और जंतु हैं जो वाहक का काम करते हैं रोगाणुओं को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाने में। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हमें हर साल देखने और सुनने को मिलता है वो है मच्छर। आपको पता है अब बरसात का मौसम आएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं और मच्छर के काटने से ये रोग फैलते हैं। तो इसका क्या कारण है? मच्छर बीच में रोग वाहक है, रोगाणु होता है। हम मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया का रोगाणु होता है एक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। लेकिन उस प्लाज्मोडियम को एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंचाकर उसे रोगी बनाने का कार्य करता है मच्छर। मच्छर एक रोगवाहक है मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए और यहाँ तक कि चिकनगुनिया के लिए भी। हालांकि इन तीनों रोगों के रोगाणु अलग अलग हैं, लेकिन वाहक अलग अलग प्रजातियों के मच्छर हैं। तो हम मलेरिया की बात कर रहे हैं। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, और जैसे ही एक मच्छर रोगाणु युक्त व्यक्ति को काटता है, एक रोगी को काटता है, तो उसके शरीर से मलेरिया का रोगाणु मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में आ जाता है, जो कि जैसे ही ये स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में ये उसे छोड़ देता है मलेरिया परजीवी को। और जैसे ही उस व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो वहाँ पर ये मलेरिया परजीवी जिसे मादा एनाफ्लीज मच्छर ने पहुंचाया, ये है परजीवी प्लाज्मोडियम। ये एकदम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर गुणन करेगा और उसे भी मलेरिया का रोगी बना देगा। तो इस प्रकार बहुत सारे कीट विभिन्न रोगों के लिए वाहक का कार्य करते हैं। ऐसे ही अधिकतर जहाँ तक भी मच्छर हों, हमें मच्छरों को पनपने से ही रोकना चाहिए, उसी में हमारी सुरक्षा है। दूसरा जो मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला कॉमन रोग है वो है डेंगू, और डेंगू के वायरस को मादा एडिस मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाता है। हालांकि मुख्य रूप से हमारे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनमें भोजन को संदूषित करने का काम घरेलू मक्खियाँ करती हैं। तो हमें मक्खी और मच्छर ये रोगाणुओं को स्थानांतरण करने का मुख्य काम करते हैं और मनुष्य को बीमार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्वच्छता रखें। कहीं पर भी पानी खड़ा हो तो उसे खड़ा ना रहने दें, जैसे कि कूलर, टायर, फूलदान, फ्लावर पॉट्स वगैरह। कहीं पर भी पानी के ढेर ना खड़े रहें क्योंकि मच्छर उसमें पनपते हैं। इसी तरह जहाँ पर गंदगी होगी मक्खियाँ बढ़ेंगी, और मक्खियाँ अगर एक दूषित स्थान से स्वस्थ आपके घर में स्वस्थ वातावरण में भी अगर स्वच्छ वातावरण में आकर आपके भोजन के ऊपर बैठती हैं तो उसे भी संदूषित कर सकती हैं। तो इसीलिए हमें अपने साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि मक्खी और मच्छरों को रोका जा सके, और क्योंकि इन्हें रोकने से हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ बुक में भी क्लियर की गई है
कि पानी कहाँ कहाँ रुक सकता है, हमें पानी को ही नहीं रुकने देना चाहिए। तो हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में जल एकत्रित ना हो और हमारे आसपास स्वच्छता रहे, शुष्क वातावरण रहे, ताकि इन उपायों को फॉलो करते हुए हम मच्छरों की वृद्धि को रोक सकें और अपनी सुरक्षा का प्रबंध करके चलें। रोगों से बचाव ही हमारे लिए मुख्य तरीका हो सकता है इन रोगों से बचने का। अब आगे आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, आपको कुछ सूक्ष्म जीवों की लिस्ट दी गई है जो कि सामान्य तौर पर मनुष्य में रोग फैलाते हैं। तो ये कौन कौन से रोग हैं, देखिए आपको यहाँ बताया गया। सबसे पहले क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। और इस रोगाणु, जीवाणु जो क्षय रोग करता है, इसके फैलने का तरीका क्या है? वायु। तो इसका जीवाणु का संचरण वायु के माध्यम से ही होता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि खांसते समय मुंह को रुमाल से ढकना चाहिए। इसी तरह ज़ुकाम से बचने के लिए मुंह और नाक को हमें हमेशा रोगी व्यक्ति को ढक के रखना चाहिए, ताकि सर्दी, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, क्षय रोग, ऐसे सभी रोग जिनका संचरण वायु के माध्यम से, जिसमें रोगाणु बहुत जल्दी से वायु के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाते हैं, उसको हम रोक सकें। तो सावधानी सभी को बरतनी चाहिए। इसी तरह दूसरा रोग है खसरा, जिसका एक कारक है एक वायरस, और इसके भी फैलने का तरीका है वायु। अगला रोग जो आपको बुक में दिया गया है चिकन पॉक्स, रोग कारक जीव वायरस, और इसका तरीका वायु और सीधा संपर्क। फिर पोलियो, वायरस से ही होने वाला अगला रोग है, और इसके भी फैलने का तरीका वायु और जल। तो अब ये सभी जिनमें रोगाणु हमारे वायु और जल से या सीधे संपर्क से जाते हैं, तो इनसे बचाव के सामान्य उपाय क्या हैं? सामान्य उपाय यही है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए। आइसोलेशन, जैसे कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, जिसमें भी लक्षण नज़र आएँ या कहीं भी डाउट हो कि व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो आजकल कोविड-19 से बचने के लिए उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है। तो ये आइसोलेशन हमारे को वायरस के आगे फैलने से रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण होना चाहिए इन रोगों का, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ दी गई है। और इसके साथ साथ, जैसे हम बात कर रहे हैं, आजकल जो रोग फैला है कोविड-19, और आपको पता ही है कि कोविड-19 इसका कारक है कोरोना वायरस, और इसका अभी तक टीका नहीं खोजा जा सका, इसलिए हमें सावधानियां ही बरतनी आवश्यक हैं। तो आप इसका भी अपनी लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे हैज़ा। हैज़ा फैलता है जीवाणु के द्वारा, और इसके संचरण का तरीका है जीवाणु का जल और भोजन। और इसी तरह से टाइफाइड, वो भी जीवाणु से फैलता है, और उसके फैलने का तरीका भी है जल। तो इसमें हमें व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए, यहाँ तक कि उबला हुआ जल ही रिकमेंड किया जाता है, और टीकाकरण उचित समय पर करवा लेना चाहिए, ताकि इस रोग से बचा जा सके। उसके बाद एक और रोग जो बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा जिसके पेशेंट्स नज़र आते हैं, वो है हेपेटाइटिस ए। इसका कारक है वायरस, फैलने का तरीका जल, और इसके उपचार के लिए सामान्य तरीके जो बताए जाते हैं, इससे बचाव के लिए जो सामान्य तरीके हैं, वो है उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण। सही समय पर अगर इसके टीके लिए जाएं और हम स्वच्छ उबला हुआ पानी पिएं, तो इस रोग से भी काफ़ी हद तक बचने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर आगे आता है वर्णन मलेरिया का, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, और उसका वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो मच्छर को रोकने के सारे उपाय करने चाहिए। तो अगर मच्छर पनप ही गए हैं, तो मच्छरदानियों का प्रयोग कर सकते हैं। मच्छर को भगाने के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशकों का स्प्रे किया जा सकता है, और मच्छर के प्रजनन के लिए जो रुका हुआ जल होता है, खड़ा पानी, हमें उसे नहीं एकत्र होने देना चाहिए। तो मच्छर के जो लार्वे होते हैं,
वो पनप ही नहीं सकेंगे और आगे मच्छरों की वृद्धि रुक जाएगी। तो बेस्ट वे यही होता है कि हम मच्छरों को ही पनपने ना दें, जिससे कि बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य में ये कुछ सामान्य रोग हैं जिनके फैलने और रोकने के कुछ सामान्य उपाय आपको बताए गए। अब जैसे कि आपको शुरू में ही कहा कि मनुष्य के साथ साथ ये रोग जंतुओं और पौधों में भी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से और रोग हैं उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पर एक छोटे बॉक्स में ये दिया गया है रॉबर्ट कोच के बारे में, उनकी फ़ोटो दिखाकर। इन्होंने एक रोग है एंथ्रेक्स रोग, काफ़ी भयानक रोग है एंथ्रेक्स। इसका कारक जीवाणु होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। इस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1876 में। एंथ्रेक्स रोग को फैलाता है ये जीवाणु, और ये रोग मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों में भी हो जाता है, मवेशियों में भी हो जाता है और एक भयानक रोग है। इसके अतिरिक्त जीवों में, अन्य जंतुओं में होने वाले रोगों में प्रमुख हैं गायों में खुर और मुंह का रोग हो जाता है, जिसके की कारक हैं वायरस। खुरपका, मुंह पका के नाम से उन रोगों को जाना जाता है और उनको रोग कारक हैं वायरस, वायरस यानी विषाणु। इसी प्रकार पौधों में भी बहुत सारे रोग होते हैं जिनके कारक सूक्ष्म जीव हैं, और मुख्य रूप से हमारी गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि सभी पौधों में सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं, जिससे कि हमारा उत्पादन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधों में मुख्य रूप से होने वाले रोगों में आपकी बुक में आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वही डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले है नींबू कैंकर। ये एक जीवाणु द्वारा होता है और इसका प्रसार होता है वायु द्वारा। मतलब फैलता कैसे है, इसका संचरण का तरीका वायु। दूसरा रोग आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको जो बताया गया है गेहूं का रस्ट, इसका कारक कवक और फैलने का तरीका वायु और बीज। फिर आता है अगला रोग जिसकी हम बात करेंगे, भिंडी की पीत। इसको फैलाता है वायरस और इस वायरस के संचरण का तरीका होता है विभिन्न कीट। तो पौधों में भी वायु, बीज, कीट, इन सब से तरह तरह के रोग फैलते हैं और सूक्ष्म जीव हमारी फसलों को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ वायरस हमें बहुत सारे रोग फैला रहे हैं, तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आप इस लिस्ट में अपनी जानकारी के अनुसार और रोग भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे भोजन को भी विषाक्त कर देते हैं। भोजन को विषाक्त करना मतलब, आइए अब इसी को समझ लेते हैं। खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या होता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि बूझो अपने एक मित्र के साथ एक पार्टी में आमंत्रित था, तो उसने वहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन होने लगा। वमन मीन्स उल्टी, वोमिटिंग। उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उसे खाद्य विषाक्तन के कारण ऐसी स्थिति बनी है। विषाक्त का मतलब जो विषैला हो, जिसमें विष है। अब भोजन में विष कैसे आ गया? और ऐसी स्थिति अक्सर बन जाती है कि हमें कई बार सुनने में आता है कि उस व्यक्ति ने दूषित भोजन खा लिया, वो बीमार हो गया, या कई बार एक साथ कई लोगों को इतना दूषित भोजन मिल गया, वहाँ पर फूड पॉइजनिंग के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई। फूड पॉइजनिंग एक बहुत खतरनाक स्थिति है जिसे अगर टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब बात यह है कि ये फूड, हमारा जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन, ये विषैला कैसे होता है? कारण वही है हमारे सूक्ष्म जीव, जो अगर हमारे भोजन में पहुंच जाएं, हानिकारक सूक्ष्म जीव, तो वो हमारे भोजन को विषैला कर देते हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि वो हमारे भोजन तक कैसे पहुँचे। जैसे कि भोजन अगर बासी हो, आपने हमेशा देखा है कि घर में आपको ताज़ा स्वच्छ खाना ही बना हुआ मिलता है। कभी भी भोजन को एक साथ बनाकर कई दिनों के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि कर जाते हैं। बासी भोजन, दूषित भोजन, इनमें विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण, और ऐसा भोजन कंज्यूम करते ही व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें भोजन हमेशा स्वच्छ और अच्छा ताज़ा ही करना चाहिए। संतुलित आहार के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो कैसी स्थितियों में बना है।
इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसी भी स्थान पर, जैसे कि बाहर गलियों में किसी अस्वच्छ जगह पर खड़े होकर भोजन ना ग्रहण करें, अपने घर का बना हुआ साफ़ सुथरा भोजन ही खाना चाहिए। तो भोजन, अब जैसे अगर हम घर में बहुत सारे खाद्य पदार्थ ले आते हैं तो उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो भी एक बड़ी बात है। तो खाद्य सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखना खाद्य परिरक्षण के अंतर्गत आता है। तो लंबे समय तक भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाकर कैसे रखा जाए, ये सारा हम खाद्य परिरक्षण में करेंगे, जिसे हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तब तक आप इसे करें, स्टडी वेल।